आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोलिए। नमस्ते। आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ। ठीक ठीक। तो प्रयोग के आधार पर कृदंत क्रिया थी। कृदंत का मतलब ऐसी क्रिया जिसका अंत क्रिया से हो। ठीक है, इसमें दो प्रकार बताया था। एक था समापिका और दूसरी थी असमापिका। ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। तो समापिका क्रिया को देखते हैं। समापिका क्रिया। ठीक है। ठीक है साइज। अब साइज ठीक है ना? इतना बड़ा ठीक है। ठीक। तो ये है कि यदि वाक्य के अंत में क्रिया प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो तो समापिका क्रिया होती है। ठीक है। यानी क्रिया कहाँ होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए वाक्य के अंत में। तो यदि वाक्य के अंत में क्रिया प्रयुक्त होगी तो वहाँ क्या होगी? समापिका क्रिया होगी। उदाहरण के तौर पे, मैं गाना गाता हूँ। तो मैं गाना गाता हूँ। तो क्रिया क्या है? वाक्य के एकदम अंत में है। देखिए। ठीक है। रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। तो यहाँ भी क्रिया क्या है? वाक्य के अंत में है। तो जब क्रिया वाक्य के अंत में होगी तो वहां पे समापिका क्रिया होगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है? असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया। इसमें क्या होगा? यदि क्रिया वाक्य के अंत में प्रयुक्त ना हो। यदि क्रिया वाक्य के अंत में प्रयुक्त ना हो तो कौन सी क्रिया होती है? तो असमापिका क्रिया होती है। ठीक है। यदि क्रिया वाक्य के अंत में नहीं है तो, जैसे उड़ते बादल काले हैं। ठीक है। तो यहाँ क्रिया क्या है? पहले ही आ गई है। उड़ते बादल काले हैं, क्रिया पहले ही आ गई। तो क्रिया यदि वाक्य के अंत में नहीं आ रही है, कहीं और आ रही है। क्रिया यदि वाक्य के अंत में ना करके कहीं भी और आ जा रही है तो वहां पे क्या होगी?
असमापिका क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, तीन आधारों पे क्रिया के भेद बताए जा चुके हैं। ठीक है, एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और एक प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये तीनों हो चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और रचना के आधार पर। ठीक है, अब अन्य भेद देखते हैं, क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, अब इसमें पहला है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। ठीक है, नाम बोधक क्रिया किसे कहेंगे? ठीक है, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ती है, यानी कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है। ठीक है, तो नाम बोधक क्रिया कैसे बनती है? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्या जुड़े? क्रिया जोड़ने पर। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर, मतलब संज्ञा, संज्ञा अथवा विशेषण होगा और इसके साथ हम क्रिया जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? नाम बोधक क्रिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लाठी। लाठी क्या है? संज्ञा है। मारना क्या है? क्रिया है। यदि दोनों एक साथ जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? लाठी मारना। ये क्या हो गई? नाम बोधक क्रिया। उसी तरह से विशेषण है दुखी। दुखी क्या हो गया? विशेषण। और होना क्या हो गई? क्रिया। तो यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दुखी होना। तो कैसा हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया से स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी संज्ञा या विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़ेगी तो कौन सी क्रिया बनेगी? नाम बोधक क्रिया। ठीक है,
दूसरा है सजातीय सजातीय क्रिया। ठीक है, इसका परिभाषा यह है कि जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में प्रयुक्त हो, क्या कहलाएगी? सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में प्रयुक्त हो, वहां पे सजातीय क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे मधुकर अच्छी चाल चलती है। ठीक है, तो चाल क्या है? संज्ञा होगी, और संज्ञा ही किस रूप में प्रयुक्त हो रही है? कर्म के रूप में। ठीक है, और इसी के साथ क्या है? इसी के साथ क्रिया है, यानी कि यदि हम बात करें तो चाल का प्रयोग किस रूप में किया गया है? कर्म के रूप में। और चलती है यह इसी कर्म से बन रहा है। ठीक है, तो चलती है क्या हो जाएगी? सजाती है क्रिया। सजाती सजाती क्रिया। ठीक है, यानी कि इसमें कर्म होगा और क्रिया होगी, तो जो क्रिया है वो सजाती क्रिया होगी। ठीक है, तीसरा इसमें है अनेकार्थ क्रिया। अनेकार्थ क्रिया यानी क्रिया के अर्थ एक से अधिक होंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखें खाना। ठीक है, तो रोटी खाना भी हो सकता है, यहाँ खाना का अर्थ कुछ और है। और मार खाना, यहाँ पे खाना का अर्थ कुछ और है। ठीक है,
उसी तरह से मिलना है, मिलना में कुछ मिलना, कुछ मिलना, यहाँ इसका अर्थ अलग है। और किसी से मिलना, यहाँ इसका अर्थ कुछ और है। लगना, मीठा लगना, यहाँ अर्थ अलग है। और ठंड लगना, यहाँ पे अर्थ कुछ और है। छोड़ना, इसमें हो गया स्थान छोड़ना। और चिट्ठी छोड़ना, चिट्ठी छोड़ना, ये दोनों अलग अलग है। यानी कि अनेकार्थ का मतलब हुआ कि क्रिया के एक से अधिक अर्थ होंगे। ठीक है। ठीक है। अब हम इसी में क्रिया में ही दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वाच्य और एक पढ़ेंगे काल। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वाच्य। वाच्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होता है वही वाच्य। ठीक है। ठीक है। तो वाच्य क्या होता है? क्रिया का ही रूपांतरण होता है। क्रिया ही बदलती है, और क्रिया इस तरह से बदलती है कि उससे कर्ता, कर्म और भाव इत्यादि का बोध हो। ठीक है। या इत्यादि के अनुसार से क्रिया में परिवर्तन हो। देखिए, वाच्य का मतलब क्रिया का रूपांतरण, क्रिया बदल जाएगी। तो क्रिया बदलेगी किसके आधार पे? तीन आधार है: कर्ता, कर्म, भाव। इसीलिए वाच्य जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो वाच्य का परिभाषा होगा कि क्रिया का वह रूपांतरण है, यह मतलब वाच्य, यह क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया
में रूपांतरण या परिवर्तन प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो क्या है, क्रिया ही बदल जाएगी। अब क्रिया किसके आधार पर बदलेगी? कर्ता, कर्म और भाव, इसके आधार पर क्रिया बदलेगी। ठीक है, फिर यह है कि वाच्य के भेद। वाच्य के भेद तो तीन है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि तीन आधार पे क्रिया बदल सकती है या क्रिया में रूपांतरण हो सकता है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन वाच्य होते हैं। अब एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला है कर्तृवाच्य। ठीक है, तो यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार से होनी चाहिए? कर्ता के अनुसार से। यह अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रिया से बनता है। ठीक है, यह अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही क्रियाओं से क्या होगा? इसका निर्माण हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे श्याम ने गाना गाया। ठीक है, तो कौन सा है? कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता दिखा रहा है। ठीक है, कर्ता के आधार पर क्रिया है। जैसे श्याम के आधार पे गाया, तो कर्ता के आधार पर क्रिया है, इसलिए कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य।
क्या गाया? गाना। तो कर्म हो गया, यानी कि एक कौन सा है? सकर्मक। कर्तृवाच्य जो होता है यह दोनों क्रिया से बनता है, और कर्मक से भी सकर्मक से भी। जैसे इसमें क्या गाया, तो उत्तर मिला गाना गाया, यानी कि यही क्या है? कर्म है। ठीक है। मोहन खाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है? मोहन के आधार पर क्रिया है, और इस क्रिया में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिलेगा। यदि क्या का उत्तर नहीं मिले तो यानी कि यहाँ पे कर्म नहीं है। दूसरा, कर्म वाच्य। तो इसका क्या है कि यदि वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, यदि वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, तो वह कर्म वाच्य होता है। यदि वाक्य में क्रिया किसके आधार पर होगी? कर्म के आधार पर, तो कर्म वाच्य होगा। जाहिर सी बात है, क्या है? कर्म वाच्य, यानी कि कर्म इसमें होगा तभी तो बन पाएगा, और चूंकि कर्म होने पर बन पाएगा, इसलिए क्रिया सिर्फ और सिर्फ कैसी ली जाएगी? सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया। तो सिर्फ सकर्मक क्रिया से ही कौन सा वाच्य बन पाता है? कर्मवाच्य। ठीक है। तो ये क्या है? यह केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे, गाना गाया गया। ठीक है। गाना गाया गया। ठीक है। तो गाना क्या है? क्या गाया गया? गाना गाया गया, तो क्या का उत्तर मिल गया, यानी कि ये क्या है? कर्म है। अब कर्म के आधार पर क्रिया है, तो जब कर्म के आधार पर क्रिया होगी तो वही कर्मवाच्य होगा। ठीक है। पत्र लिखा जा लिखा गया या जाता है, जो भी है, पत्र लिखा जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया है, और एक कर्म है, क्योंकि क्या लिखा जाता है, तो क्या का उत्तर क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य।
ठीक है। वही, यदि क्रिया किसके अनुसार से, यदि वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, अनुसार हो, तो वह भाववाच्य होता है। ठीक है। तो वाक्य में क्रिया किसके अनुसार से होनी चाहिए, भाव के अनुसार से। ठीक है। इसका एक ट्रिक बन सकता है कि सामान्यतः नकारात्मक वाक्य, वाक्य एवं भाववाचक संज्ञाएं, एवं भाववाचक संज्ञाएं, सामान्यतः नकारात्मक वाक्य एवं भाववाचक संज्ञाएं भाववाच्य में, भाववाच्य में आती हैं। ठीक है। तो सामान्यतः नकारात्मक वाक्य एवं भाववाचक संज्ञाएं किसमें आएंगी, भाववाच्य में। उदाहरण के तौर पे, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है। ये कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, और एक भाव का बोध करा रहा है कि उस उस व्यक्ति से क्या नहीं हो रहा है, खाया नहीं जा रहा है। ठीक है। वह गा नहीं सकता, वह गा नहीं सकता। ठीक है। अब है वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि तीन वाच्य हैं तो तीन प्रकार का प्रयोग भी होगा। तो पहला है कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। तो जाहिर सी बात है कि कर्ता के अनुसार से क्रिया का प्रयोग होगा, यानी कि जब कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार
क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ कर्तरी प्रयोग होता है। कर्तरी प्रयोग होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर श्याम गाना गाता है। गाता है। ठीक है। तो श्याम के आधार पर क्रिया प्रयोग हुई है, यानी कि वाच्य की बात करेंगे तो वाच्य कौन सा होगा? वाच्य भी कर्तृवाच्य होगा। और प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग वाच्य, यदि ये पूछ दिया गया कि वाच्य का कैसा प्रयोग हो रहा है, तो यदि यह पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा कि वाच्य का कर्तरी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। कर्तरी के बाद दूसरा आएगा कर्मणी प्रयोग। कर्मणी प्रयोग यानी कि जब कर्ता क्रिया का प्रयोग किसके आधार पे हो, किसके अनुसार हो? जब कर्म के अनुसार। जब कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो। क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ कर्मणी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे खाना खाया गया। खाया गया तो खाना के आधार पर क्रिया है। यदि क्रिया किसके आधार पे हो? यदि क्रिया कर्म के आधार पे होती है तो वाच्य कैसा होता है? कर्मवाच्य। और यदि प्रयोग की बात किया जाएगा तो प्रयोग कैसा है? कर्मणी प्रयोग है। वाच्य का कैसा प्रयोग है? तो वाच्य का कर्मणी प्रयोग है। ठीक है। अब तीसरा होगा भावे प्रयोग। भावे प्रयोग। तीसरा भावे प्रयोग यानी कि जब क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर होगा, किसके अनुसार होगा? भाव के अनुसार। जब भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो वह भावे प्रयोग होता है।
यानी क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर होगा? भाव के अनुसार से। वही मैंने बताया था कि नकारात्मक वाक्य होगा या फिर भाववाचक संज्ञा वाला वाक्य होगा। जैसे श्याम से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं वाच्य के आधार पर। ठीक है, ये प्रश्न है वाच्य परिवर्तन से संबंधित। वाच्य परिवर्तन, ठीक है। इधर लिखते हैं कर्तृवाच्य और इधर लिखते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, राम खाना खाता है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य हो गई। राम खाना खाता है कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। यदि इसको कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम के द्वारा खाना खाया जाता है। राम के द्वारा खाना खाया जाता है। खाया जाता है। इसमें क्रिया क्या है? राम खाना खाता है, तो राम के आधार पर क्रिया है। और इसमें खाना खाया जाता है, तो खाना के आधार पर क्रिया है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। और ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ रमेश के आधार पर कि रमेश पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो एक कर्तृवाच्य हो गया। और पुस्तक पढ़ा जाता है, तो यानी कि ये कर्म के आधार पर हो गया, इसलिए कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरा, हम विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय जा रहे हैं, इसका आप लोग करके बताइए क्या होना चाहिए। हम विद्यालय जा रहे हैं, इसका आप लोग कर्मवाच्य बनाइए पैसिव वॉइस।
हम विद्यालय जा रहे हैं, इसका आप लोगों को कर्तृवाच्य बनाना है। बताइए। देखिए, इस वाक्य को ध्यान से देखिए तो इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म का मैंने बताया था कि दो चीज देखिए, क्या का उत्तर मिलेगा तो कर्म है, और यदि किसको का उत्तर मिलेगा तो कर्म है। इसके अलावा कोई और प्रश्न पूछा जाए और उत्तर मिले तो वहां पे कर्म नहीं होगा। जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं, तो यदि हमको डाउट हो कि विद्यालय कर्म हो सकता है, तो विद्यालय किसका उत्तर होगा? हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का उत्तर विद्यालय होगा। ठीक है। तो जब क्या और किसको इसका उत्तर मिलेगा तभी कर्म होगा, अन्यथा कर्म नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कर्म नहीं है, हम विद्यालय जा रहे हैं में कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म ही नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि यदि कर्म नहीं होगा तो वाक्य कैसा हो जाएगा, या क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। ठीक है। और अकर्मक का कर्मवाच्य नहीं बन सकता, कर्तृवाच्य दोनों क्रिया का बन सकता है, चाहे क्रिया अकर्मक हो, जैसे राम खाना खाता है, चाहे क्रिया सॉरी, कर्तृवाच्य दोनों का बन सकता है, चाहे क्रिया अकर्मक हो, जैसे राम गाता है। यहाँ पे क्रिया कर्म नहीं है, तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। यदि क्रिया सकर्मक हो, यानी कर्म के साथ हो, तो भी कर्तृवाच्य बन सकता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है, क्या का उत्तर पुस्तक है, यानी कि इसमें कर्म है। लेकिन कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब क्रिया कैसी हो? सकर्मक। क्योंकि जब कर्म ही नहीं होगा तो कर्मवाच्य बनेगा कैसे? ठीक है। तो यहां हमने देखा, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय, यदि हमको लगे कि विद्यालय कर्म हो पाएगा कि नहीं, तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। किस प्रश्न का उत्तर विद्यालय होगा? हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का उत्तर होगा। और कहाँ का उत्तर यदि मिलता है तो उसको कर्म नहीं बोलते हैं, कर्म तब बोलेंगे जब क्या और किसको इसका उत्तर मिलेगा तब। तो जब कर्म ही नहीं होगा तो कभी भी कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा। मोहन सो रहा है, सो रहा है। ठीक है। इसका क्या होगा बताइए? मोहन सो रहा है। ठीक है। क्या होगा इसका? मोहन सो रहा है। इसमें भी ध्यान से देखिए तो इसमें भी कर्म नहीं है, क्योंकि क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है।
यदि कर्म नहीं है तो यहाँ भी इसमें भी लिख देंगे कि कर्म नहीं है। और यदि कर्म नहीं होगा तो क्या नहीं बन पाएगा? कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा। ठीक है। सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। ठीक है, सूर्य पूर्व से निकलता है। एक आप लोग शायद अंग्रेजी में पढ़े हो, अंग्रेजी ग्रामर में, कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यानी कि जब सार्वभौमिक सत्य होता है, ऐसा सत्य जिसको बदला नहीं जा सकता, यदि ऐसा कोई सत्य हो तो उसका वाच्य परिवर्तन जब करते हैं तो वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है, यह क्या है? यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यह सत्य बदला नहीं जा सकता है, ये सूर्य पूर्व से निकलता है। तो जब भी ऐसा वाक्य आएगा जो सार्वभौमिक सत्य का काम करेगा, तो उस स्थिति में जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में सेम वाक्य हो जाएगा। यही वाक्य बिना परिवर्तन के साथ कर्मवाच्य के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? सूर्य पूर्व से निकलता है, निकलता है, निकलता है। ठीक है, अर्थात मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अर्थात क्योंकि हमने वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वाक्य एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।